तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देख लिया था कि हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है, हमारे ब्रेन का जो है होता है। और ब्रेन के अलावा जो होता है नर्व्स का भी होता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल्स जो होते हैं उनका भी जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है होता है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे नर्व्स एंड द सेंस ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में जो है अभी हम लोग देखेंगे। वी आर एबल टू सेंस सेवरल टाइप ऑफ सेंसेशन और स्टिमुली लाइक हीट, साउंड, टेस्ट, लाइट, प्रेशर, स्मेल एटसेट्रा। हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारे सेंसेशन जो होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। जैसे हीट, कोई चीज कितनी ठंडी है, कोई चीज कितनी गर्म है, इसको हम लोग टच करके पता कर लेते हैं। कहाँ से म्यूजिक बज रही है, कहाँ से साउंड आ रही, उसको हमारे जो ईयर होते हैं वो पता कर लेते हैं। जो टेस्ट होता है उसको हम लोग अपने टंग के थ्रू पता कर लेते हैं। लाइट जो होता है उसको हम लोग अपनी आंखों से देख लेते हैं। फिर प्रेशर होता है कि हमारे बॉडी पर कोई कितना प्रेशर लगा रहा है। उसके अलावा स्मेल जो होती है, अच्छी स्मेल हो चाहे खराब स्मेल हो, उसको भी हम लोग अपने क्या करते हैं, नोज से जो है क्या कर सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से गॉड ने क्या किया है, हमारे बॉडी में इस तरीके के सिस्टम जो है फिट किए हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेंसेशन को क्या कर सकते हैं, सेंस करके हम लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी दैट वी में एसोसिएटेड विद दिस सेंसेशन। अब इन सेंसेशन में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो है इन्वॉल्व है। तो देखो, हीट को जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करने में हमारे बॉडी का जो स्किन होता है, जैसे हमारा हैंड हो गया या हमारा स्किन हो गया, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई चीज कितना ठंडा है या कोई चीज कितना गर्म है ये पता कर सकते हैं। साउंड के लिए कौन इन्वॉल्व हुआ, हमारे बॉडी का ईयर वाला पार्ट। टेस्ट के लिए कौन आया, टंग आया। लाइट के लिए हमारे पास कौन आया, आईज आया। प्रेशर के लिए हमारा बॉडी का अगेन क्या बोल सकते हैं, स्किन आया। और स्मेल के लिए कौन आया, हमारा नोज जो है वो इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अपार्ट फ्रॉम द सेंस ऑर्गन लाइक आईज, स्किन, नोज, टंग, ईयर दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर, इसके बारे में हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। मसल्स इन एरिया डीप इनसाइड आवर बॉडी आल्सो हैव द एरिया दैट हैव सेंसेशन। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर पार्ट में, इनर पार्ट में भी क्या होता है, सेंसेशन जो है होता है। जैसे जब हम लोग खाते हैं तो हमारे स्टमक में क्या होता है, एक सेंसेशन होता है कि फूड जो है अंदर आ रहा है करके। मोर ओवर अ पर्टिकुलर पार्ट में सेंस डिफरेंट स्टिमुली लाइक द स्किन में हेल्प टू सेंस द चेंज इन टेम्परेचर। अब गॉड ने क्या किया है, हर बॉडी पार्ट्स को अलग अलग फंक्शन जो है डिवाइड करके रखा हुआ है। जैसे स्किन जो होता है टेम्परेचर को पता करता है, टच करके प्रेशर को, पेन को, ये सबको हम लोग इससे पता कर सकते हैं। ऑल द एरियाज ऑफ सेंसेशन हैव सेवरल नर्व एंडिंग और नर्व सेल दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन। अब इस सेंसेशन को हेल्प करने के लिए क्या होता है, हमारे पास जो है अलग अलग बॉडी पार्ट जो है प्रेजेंट होते हैं। अब ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो, या तो नर्व हो सकता है या फिर नर्व का जो है एंडिंग पार्ट हो सकता है। जैसे कोई नर्व आया और नर्व का एंडिंग पार्ट जो होता है वो सेंसेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। द एक्शन टर्मिनल ऑफ दिस में साइनेप्स डायरेक्टली विद द डेंड्रिट्स और एक्शन टर्मिनल्स ऑफ दिस ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और विद द सर्टेन कनेक्टर नर्व्स। ये जो जितने भी हमारे पास जो नर्व्स होते हैं, इन सब नर्व्स को जो है कनेक्ट कहाँ से हुआ रहते हैं, ये सब या तो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहते हैं या तो ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। और कौन सा कनेक्टेड होता है, तो नर्व्स के जो एक्शंस जो होते हैं, मतलब उसके एंडिंग पार्ट्स जो होते हैं, वो सब क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, देयर आर लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स इन रेटिना ऑफ आवर आईज। हमारे आईज में जो रेटिना होता है उसमें क्या होते हैं, लाइट को सेंसिटिव करने के लिए कुछ नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं। एक उसमें से दो टाइप के होते हैं स्पेशली, एक को बोलते हैं हम लोग रॉड्स बोलते हैं और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स बोलते हैं। तो ये रॉड्स और ये कॉन्स जो होते हैं, दो नर्व सेल होते हैं जो कि लाइट को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। आगे देखो, द एक्शंस ऑफ दिस synapse with dendrites of certain nerve cell whose actions together pass to the brain। अब इसमें से क्या होता है, जैसे आप आई का डायग्राम देखे होंगे तो आईज में क्या होता है, पूरे रेटिना के चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे नर्व सेल्स होते हैं और जिनके एक्शंस जो होते हैं वो सब कहाँ जाकर कनेक्टेड होते हैं। एक्शंस मतलब एंड नर्व सेल का जो अंतिम सिरा होता है उसको एक्शंस बोलते हैं। तो वो जाकर ब्रेन से क्या होता है, कनेक्ट होता है। There they form synapse with the nerve cell in the brain। और ब्रेन में जाकर वो क्या करते हैं, सब कनेक्ट होते हैं।
द एक्शन टर्मिनल्स ऑफ द नर्व्स कमिंग फ्रॉम द ब्रेन पिक अप सेंसेशन इनसाइड आवर नोज। जिस तरीके से हमारे नोज में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज का अगर स्मेल को हम लोग अगर सेंस करते हैं तो हमारे नोज में भी क्या होता है, एक्शंस जो है होते हैं, एक्शंस के लास्ट एंड होते हैं। और ये एक्शन के लास्ट एंड क्या करते हैं, जब हम लोग किसी चीज को स्मेल करते हैं तो उस स्मेल को सिग्नल बनाकर क्या करते हैं, ब्रेन को जो है पहुंचाते हैं। Due to such arrangement in our body and other several functions go on in coordinated manner in our body. A simple example would be we often enjoy the taste of food when we eat flavor as well as। देखो क्या होता है कि जिस तरीके से हमारे स्मेल को सुनने के लिए नाक काम आता है, साउंड को सुनने के लिए ईयर काम आते हैं, उसी तरीके से हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे जो है अरेंजमेंट होते हैं जिनमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है और कोऑर्डिनेट कर कर क्या करते हैं, पूरे बॉडी में जो है क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग अब देखो एक यहाँ पर बोल रहा है कि अ सिंपल एग्जांपल वुड बी, एक सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है, हम लोगों को खाने का टेस्ट तभी पता चलता है जब हम लोग उसके स्मेल को क्या करते हैं, सूंघते हैं। बिना स्मेल के आप खा के देखोगे तो आपको वो जो फूड है वो उतना इंजॉयमेंट आपको फील नहीं होगा। कोई भी खाना आपको इतना अच्छा इंजॉयमेंट कब फील होगा, जब आप उसको स्मेल करोगे। स्मेल करने से क्या होता है, वो हमको और भी ज्यादा अच्छा जो है लगता है। अब देखो एक एक्टिविटी दिया है, ईट अ पिंच ऑफ फेनल सीड्स। फेनल सीड्स मतलब समझते हैं ना, सौंफ जिसको बोलते हैं। नाउ वॉश योर माउथ, पहले आप सौंफ को खाओ, फिर उसके बाद क्या करो, अपने माउथ को वॉश करो, फिर उसके बाद फिर से सौंफ को खाओ, तब आपको क्या लगेगा, पहले के केस में और दूसरे के केस में आपको जो सौंफ है, जो आपका फिनल सीड्स है, वो आपको क्या लगेगा, अलग अलग टेस्ट जैसा जो है फील होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो मैं बात कर रहा था ना, ये नर्व सेल है और नर्व सेल के एंड में यहाँ पर क्या है, देखो ये एंड्स जो है ये सब क्या है, नर्व सेल्स है, और इसके एंड्स ये सब क्या कहलाते हैं, एक्सन्स कहलाते हैं। अब ये सारे के सारे कहाँ से कनेक्टेड है, देखो ये सब के सब जो है, ये देखो बंच ऑफ एक्शंस दैट पास टू द ब्रेन। अब यहाँ पर सब एंडिंग जो इसके सिरा है, एंडिंग जो पार्ट्स हैं, ये सब जाकर ब्रेन से क्या हो रहे हैं, इस तरीके से जो है कनेक्ट हो रहे हैं। उसी के बारे में यहाँ पर हमको ये समझा रहा है। अब आगे चलते हैं, देखो इसी में नेक्स्ट समझते हैं हम लोग किसके बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड अगर आपका खराब हो गया तो आप समझ लो कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी लाइफ जो है खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, देखो इसको समझते हैं। वी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व्स, हमने नर्व्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। देयर अरेंजमेंट एंड फंक्शन, उनके अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा हमारे बॉडी में। We shall now study their arrangement in our brain and the spinal cords। अब हम लोग समझेंगे कि हमारे ब्रेन में कैसा है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स में जो है नर्व्स जो है कैसे प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंच ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो क्या है, धागे के जैसे स्ट्रक्चर का क्या होता है, एक बंच होता है, रनिंग फ्रॉम ब्रेन थ्रू आवर वर्टेबल कॉलम। और ये हमारे क्या होते हैं, ब्रेन से स्टार्ट होते हैं और पूरी रीढ़ की हड्डी तक ये क्या होते हैं, जाते रहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स, इसमें क्या होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। द माइलिनेटेड एक्शंस ऑफ दिस नर्व पास आउट थ्रू द गैप्स बिटवीन द वर्टेब्राe एंड द रीच वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, अलग अलग जगह से निकलता है, और अलग अलग जगह से निकलने के बाद हमारे बॉडी में क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स तक जो है पहुंचता है। द एक्शंस विदाउट द माइलिन कवर आर लोकेटेड टुवर्ड्स द इनर साइड बाय ग्रे पोर्शन ऑफ द सेक्शन 4। अब ये देखो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हमारा क्या है, रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेब्री बोलते हैं, और इसमें क्या अलग अलग जगह पर देखो स्पाइनल कॉर्ड जो है क्या है, प्रेजेंट है। अब आगे देखो, इफ अ पर्सन्स स्पाइनल कॉर्ड समवेयर इन द मिडिल ऑफ द बैक ऑफ इज इंजर्ड देन सच नो इंफॉर्मेशन पासेस टू द ब्रेन, देन देयर इज अ लॉस ऑफ सेंसेशन इन द एरिया ऑफ स्टमक एंड द दैट ऑफ लेग। अगर किसी का स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया, बीच से अगर खराब हो गया, तो फिर उसका जो इंफॉर्मेशन है वो कहां तक नहीं पहुंच पाएगा, स्टमक तक और उसके लेग तक जो है नहीं पहुंच पाएगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, लकवा बोलते हो ना। वही चीज होता है कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर पार्ट क्या होता है, काम करना जो है बंद कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड्स में क्या होती है, खराबी आ जाती है, उसके कारण से जो है होता है। द पर्सन फेल्स टू मूव दिस पार्ट ऑन हर ओन, और जिस पार्ट पर शून्य हो जाता है वो पार्ट जो है कोई काम करना बंद कर देता है। बट इफ द सोल ऑफ फुट इज टिकल्ड द फुट मूव्स अवे विदाउट हर नोइंग व्हाट मे हैपन। लेकिन अगर किसी का लेग मान लो खराब हो गया है, अगर आप उसके पैर को, उसके फुट को आप क्या करोगे, टिकल्ड करोगे, तो वो वहां से अपने पैर को क्या करेगा, हटा लेगा, लेकिन उसको पता ये नहीं चलेगा कि मेरे पैर के साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसको जो सेंसेशन वो फील होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
जैसे अगर उसका हाथ खराब हो गया है तो उसके हाथ को अगर गर्म पानी में रखोगे तो गर्म पानी से अपने हाथ को हटा लेगा, लेकिन उसको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने हाथ को यहाँ से क्यों हटाया, क्योंकि उसका सेंसेशन क्या हो गया है, खराब हो चुका है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका क्या हुआ है, खराब जो है हो चुका है। आगे देखो, सेवरल फंक्शंस ऑकर्स इन आवर बॉडी विदाउट आवर कॉन्शियस सेंसेशन ऑफ द सेम। मतलब हमारे बॉडी में कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे विदाउट कंट्रोल में होते हैं, मतलब जिन पर हमारा कंट्रोल जो है नहीं होता। फॉर एग्जांपल, डाइजेशन ऑफ फूड, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द वेरियस पार्ट्स, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, मूवमेंट ऑफ द हैंड एज इट टचेस अ हॉट सरफेस एटसेट्रा। जिस तरीके से जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो तो हमको पता नहीं चलता। हमारे बॉडी के वेरियस जो क्या होते हैं, आर्टरी होते हैं, वेन्स होते हैं, उसमें भी ब्लड जब फ्लो होता है तो हमको पता नहीं चलता है। मूवमेंट ऑफ हैंड एज इट टचेस अ हॉट सरफेस एटसेट्रा। जब हमारा बॉडी क्या करता है, हॉट सरफेस को टच करता है तो हमारा हाथ जो होता है वो अपने आप वहां से क्या करता है, रिमूव कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो सब चीज प्रेजेंट होती हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे अगर आपके आंख के पास अगर कोई चीज अगर आ रही तो हमारा आंख जो होता है वो क्या होता है, तुरंत जो है बंद हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? इस पर हमारा कंट्रोल जो है नहीं होता है। वी कॉल सच फंक्शन एज इनवॉलंटरी फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी फंक्शन जो है बोलते हैं। और ये जो इनवॉलंटरी फंक्शन जो होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते भी हैं, कुछ कंट्रोल में होते हैं और कुछ कंट्रोल में नहीं होते। मोस्ट ऑफ दीज आर कंट्रोल डायरेक्टली बाय द नर्व्स ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड। इन सब का कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है करता है। द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज कॉर्ड्स पासेस टू द ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड से क्या करते हैं, उसको ब्रेन तक जो है पहुंचाने का काम करते हैं। किसको? इंफॉर्मेशन को जो है, जिस भी पार्ट से आपको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है उस पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है करता है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। अब आपका आ गया मेन ब्रेन में, ठीक है, दिमाग में आ गया कि कितने टाइप के पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट किस पर्पस के लिए जो है क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपका ब्रेन का क्या है, एक रफली डायग्राम है जिसमें क्या है, वैसे तो ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट और मिडिल पार्ट में सिमिलरिटीज मिलती हैं, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट में क्या होती हैं, सिमिलरिटीज मिलती हैं। तो मेनली हम लोग ब्रेन को क्या करते हैं, सिर्फ 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक है अपर पार्ट, दूसरा है लोअर पार्ट। ब्रेन का अपर पार्ट क्या करता है, सीइंग, हियरिंग, रीजनिंग, लर्निंग, थिंकिंग। मतलब किसी भी चीज को देखने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगा कि किसी भी चीज को देखने का जो काम होता है वो आईज नहीं करता, उसको देखने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। आईज तो सिर्फ मीडियम होते हैं, आईज आर जस्ट मीडियम टू सी एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब आप आंख बंद करते हो तब भी तो चीजें आपको दिखती है ना। तो आंख जो होता है वो सिर्फ एक जरिया होता है, लेकिन देखने का काम कौन करता है, आपका ब्रेन जो है करता है। तो देखने का काम, सुनने का काम, जितने भी रीजनिंग पर्पस होते हैं, रीजनिंग पर्पस का मतलब क्या होता है, जितने भी लॉजिकल चीजें होती है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो सोचने का काम आप करते हो ना, वो सब किस में करते हैं, अपर पार्ट में करते हैं। फिर लर्निंग, आप जो पढ़ते हो कौन से पार्ट में होता है, अपर पार्ट में होता है। सोचना, थिंकिंग, थिंकिंग जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, आपका अपर पार्ट में जो है होता है। लोअर पार्ट में क्या क्या होता है, देखो, ब्रीदिंग, स्वेलविंग, मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर एंड बैलेंस एटसेट्रा। मतलब जब आप ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, टेम्परेचर को मेंटेन करना, बैलेंस करना, ये सब काम कौन करता है, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है करता है। अब आगे देखो, ब्रेन एज वी नो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी। ये चीज तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो से ही बताई है कि जो ब्रेन जो होता है उसका सबसे बड़ा रोल होता है हमारे पूरे बॉडी में कोऑर्डिनेट कराने के लिए और कंट्रोल कराने के लिए। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द वेरियस फंक्शन दैट आर कैरिड आउट इन आवर ब्रेन इन डिटेल। अब देखो, ब्रेन जो चीज इतना सारा चीज हमसे करा रहा है उसी की स्टडी करना क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है कि ब्रेन किस तरीके से काम करता है, कब कैसा सोचता है, कब क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करना अपने आप में क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। साइंटिस्ट स्टडी सर्टेन सेक्शन ऑफ ब्रेन बाय अरेस्टिंग फंक्शन ऑफ द अदर्स टू फाइंड आउट अबाउट द रोल ऑफ दिस स्पेसिफिक सेक्शन। यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, 2-3 लोगों के जो है एक्सपेरिमेंट के, 2-3 नहीं बहुत सारे लोगों पे जो है एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन सेम टाइम पर 2-3 लोगों का जो है ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिया और उसी के बेसिस पर उन्होंने बताया कि कौन सा बॉडी के पार्ट्स का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है।
To know about the structure and function of our brain, we often try to study our brain in three parts. अब हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से हमने क्या किया, अपने ब्रेन को जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से पहला पार्ट है फ्रंट, मिडिल एंड बैक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट, मिडिल एंड बैक भी बोलते हैं, अपर, मिडिल और लोअर भी बोल सकते हो। द फंक्शन ऑफ फ्रंट एंड मिडिल एज वेल एज मिडिल एंड बैक आर so overlapping that it creates a lot of confusion to study the brain such। यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रंट होता है और जो मिडिल होता है, फ्रंट और मिडिल की पार्टनरशिप और मिडिल और बैक की जोड़ी, इन दोनों के जो जोड़ी होती है इनको समझना क्या होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि मिडिल वाला क्या फंक्शन है। कई बार मिडिल वाला जो है फ्रंट के जैसा कुछ काम करने लगता है, कई बार मिडिल जो होता है बैक ब्रेन जैसा काम करना चालू कर देता है। तो इसीलिए ये क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ब्रेन को समझना। Thus it would be easier to state two parts of brain, upper and lower part। इसीलिए हमने क्या किया, मिडिल, फ्रंट, ब्रेक ये सब नहीं किया। हमने क्या किया, क्योंकि मिडिल जो है वो परफेक्टली ना तो फ्रंट के साइड है, नहीं परफेक्टली बैक के साइड है, तो ये अलग अलग बिहेवियर करना चालू करती है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इससे हमने क्या किया, अपने ब्रेन को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। The upper having the roles in seeing, hearing, smelling, reasoning, learning, thinking। जो मैंने आपको बताया था, ऊपर वाले का काम क्या होता है, चीजों को देखना, सुनना, स्मेल करना, रीजनिंग करना, लर्निंग करना, थिंकिंग करना, ये सब अपर पार्ट में होता है। While the lower part in breathing, नीचे वाले पार्ट में क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, swallowing होता है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर जो है होता है। Upper part of our brain is most developed as compared to the other animal of our family। ह्यूमन बींग्स में जो है, मतलब पूरे एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड वाला अपर पोर्शन जो होता है, अपर ब्रेन जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, वो किसका है, ह्यूमन का जो है अपर ब्रेन जो है डेवलप्ड है। द ब्रेन आल्सो कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड्स। हमारा जो ब्रेन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड्स के द्वारा किए जाने वाले कुछ एक्शंस को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू वॉक योर हैंड मूव इन पर्टिकुलर मैनर according to your footstep and this happen without your conscious sense about the action। जब आप चलते हो तो जब तेजी से चलते हो चाहे धीरे चलते हो, आपके हाथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रॉपर मैनर में जो वो भी चलते हैं। आप लोग नोटिस करना, जैसे आपने राइट वाले लेग को आगे बढ़ाया तो आपका लेफ्ट हैंड आगे जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होता है, आपके पैरों के साथ आपका हैंड जो है वो ऑटोमेटिक मूव करना चालू करता है, जिस पर हमारा कंट्रोल जो है नहीं रहता है उस समय। This is when the spinal cord exclusively control your action। इस समय स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर रहा होता है, आपके एक्शन को जो है कंट्रोल कर रहा होता है। Contrary to which, when you are rehearsing a march past, you move your hand and leg in the pattern intentionally is the conscious manner। जब आपका बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता है तब आपका हाथ क्या होता है, अपने हिसाब से आगे पीछे होता है। लेकिन जब आप क्या करते हो 15 अगस्त के लिए, 26 जनवरी के लिए जब आप परेड की प्रैक्टिस करते हो तो परेड में देखना हाथ और पैर जो होता है वो क्या होता है, एक साथ जो है चलता है। क्यों ऐसा होता है, या एक फिक्स्ड पोजीशन में रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस समय आप क्या रहते हो, सचेत रहते हो, एकदम जागे हुए रहते हो। तो जब आप एकदम वेकअप कंडीशन पर रहते हो और आपके बॉडी पर आपका कंट्रोल अगर रहता है तो उस समय आप अपने बॉडी पार्ट्स को जैसा चाहो वैसा करा सकते हो। दिस एक्शन इज वॉलंटरी। अब एक होता है इनवॉलंटरी और एक होता है वॉलंटरी। इनवॉलंटरी में क्या होता है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता उस समय जो एक्शन होता है। वॉलंटरी में क्या होता है, ऐसे एक्शन जिन पर हमारा कंट्रोल जो है होता है, विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। और वॉलंटरी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन जो है करता है। Thus, we may say that whenever we do something consciously and or voluntary, it's our brain control the such actions। मतलब जब भी हम लोग कोई वॉलंटरीली वर्क करते हैं तो उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन जो है करता है। There are certain involuntary action as well that are directly controlled by our brain, like the contraction of pupil of our eyes when exposed to bright light। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्शंस होते हैं जिसको हमारा, मतलब कुछ ऐसे इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं जिसको हमारा ब्रेन क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। जैसे अगर आपके आंखों के सामने अगर अचानक से लाइट आ जाती है तो आपका आंख क्या होता है, तुरंत जो है बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन ने क्या किया, उसको ऑर्डर दिया कि कोई अच्छी चीज नहीं आ रही है तो अपने आंख को बंद कर लो। तो इस तरीके से ब्रेन जो होता है वो कुछ कुछ इनवॉलंटरी पार्ट को भी कंट्रोल कर लेता है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कुछ, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वॉलंटरी एक्शन दैट यू डू इन अ डे। आप उन सब एक्शंस के बारे में लिखो अपने कॉपी में जिसको आप दिन में करते हो और जो क्या होते हैं, वॉलंटरी एक्शन होते हैं। वॉलंटरी एक्शन का मतलब क्या होता है, जिन पर आपका कंट्रोल रहता है।
ऐसे एक्शंस को आपको यहाँ पर बताने हैं। सेकेंड है राइट द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दिस वॉलंटरी एक्शन, और इस वॉलंटरी एक्शन में आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट जो है इन्वॉल्व होते हैं उसको भी आपको लिखना है। एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री फंक्शन में गो ऑन इफ अपर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन फंक्शन नॉर्मली। अपर पार्ट का फंक्शन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था, लोअर पार्ट का फंक्शन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और एक एक्टिविटी को समझते हैं, और ये एक्टिविटी आप अभी कर सकते हो वीडियो देखते देखते। पहले आप वीडियो को समझ लो, फिर इसके बाद जो मैंने एक्टिविटी करने बोला है बताऊंगा उसको आपको करना है। तो देखो, कीप योर हैंड इन अ मैनर एज शोन इन फिगर, लेट पॉइंटर फिंगर पिंट ईच अदर। जो आपका पॉइंटर फिंगर है जिसको आप फोर फिंगर भी बोलते हो, तो अपने लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के आप क्या करना है, फोर फिंगर को इस तरीके से जैसा पिक्चर में दिया है इस तरीके से आपको अरेंज करना है। नाउ मूव बोथ योर हैंड्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन टुगेदर। अब आप दोनों को क्या करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करो, दोनों को, अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर को, राइट हैंड के फोर फिंगर को, दोनों को क्या करना है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मूव करना है। एंड द अदर, ये तो पहला काम हो गया। नाउ ये पहली बार में आपको क्या करना है, अपने दोनों फोर फिंगर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मूव करना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, एक फिंगर को क्लॉकवाइज करना है और एक फिंगर को जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है आपको मूव कराना है साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों को। एक हमारा फिंगर क्लॉकवाइज जाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ट्राई स्टॉपिंग वन टू रोल द अदर इन क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। अब आपको क्या करनी है, एक हाथ को आपको क्या करना है, तीसरे कंडीशन में एक हाथ को स्टेबल करना है और फिर दूसरे हाथ से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमाना है। अब यहाँ पर देखो, was it easy to roll your hand simultaneously in opposite direction? क्या आप अपने एक फिंगर को लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट हैंड मतलब क्लॉकवाइज और एक फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज मूव करा पा रहे थे? नहीं, वो डिफिकल्ट होता है। सबसे इजी कौन सा होता है, जब आप दोनों फिंगर से क्या करते हो, एक ही डायरेक्शन में घुमाते हो, या तो क्लॉकवाइज घुमाते हो दोनों को या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो ये क्या होता है, ज्यादा इजी जो है होता है। Why do you think it was so? अब आप बताओ कैसा क्यों हुआ। Why it was easy to stop one hand and move the other? और ये इजी क्यों हुआ, क्यों एक हैंड को आपने रोक लिया, दूसरे हैंड को आपने कंटिन्यूअसली मूव करा है। तो पहला एक्शन और तीसरा एक्शन इजी था, मतलब दोनों को एक ही साथ मूव कराना इजी है, और एक को स्टॉप करके दूसरे को मूव कराना भी क्या है, इजी है। लेकिन एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज में आप घुमाओगे, वो क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन जो है दोनों हाथों को एक साथ जो है कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों हाथ अलग अलग एक्शंस कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन दोनों को समझ नहीं पाता कि मैं किस हाथ को कैसा एक्शन कराऊं, किस हाथ को कैसा एक्शन कराऊं। लेकिन जब आप दोनों को एक साथ मूव कर दे तो आपका ब्रेन समझ जाता है कि मैंने दोनों को, वो समझ जाता है कि दोनों को मेरे को क्या करना है, एक जैसा ही एक्शन कराना है। और जब आप एक को स्टॉप कर देते हो तो उसमें तो कोई मूवमेंट नहीं है, और दूसरे को मूव करते हो तभी ये समझ जाता है कि हाँ एक फिक्स रहेगा और दूसरा मूव करेगा। तो ये आपका ब्रेन का पूरा कंट्रोल जो है होता है। While you were rolling both hands together, the response from the brain was combined one। मैं वही चीज यहाँ पर बताए कि जब आप दोनों को एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो एक साथ, तो उस समय आपका जो ब्रेन होता है वो समझ जाता है कि मेरे को एक ही एक्शन जो है करना है। लेकिन जब आप इंडिविजुअली अलग अलग एक्टिविटीज करते हो, एक को क्लॉकवाइज घुमाते हो और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो आपका ब्रेन क्या होता है, दो अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है। बट वी ट्राइड डूइंग द एंटागोनिस्टिक एक्शन, हियर द कंबाइंड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ब्रेन इज डायरेक्टेड अदरवाइज। पूरा का पूरा खेल किसका होता है, आपके ब्रेन का कंट्रोल करने में जो है होता है। उसके बाद देखो, एक और एक्टिविटी दिया है, तो पहले इस वाली एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आया कि आपके फिंगर पर कंट्रोल किसका था, आपके ब्रेन का था। तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जिसको आपका ब्रेन बहुत अच्छे से समझ जाता है और उसको परफॉर्म करवा देता है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसको आपका ब्रेन अच्छे से समझ नहीं पाता, कंफ्यूज हो जाता है और वो वाला एक्शन आप अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे एक हैंड के फिंगर को क्लॉकवाइज घुमाना, एक हैंड के फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ये डिफिकल्ट था, इसको ब्रेन का आपका जो ब्रेन है वो समझ नहीं पाया। एक और एक्टिविटी करते हैं हम लोग, एक्टिविटी नंबर 4। देखो, blindfold one student sitting in the center of the class, ensure that her ears and the nostril are not covered। मतलब आपको एक क्लास में एक एक्टिविटी करनी है, पूरे क्लास में एक आपको क्या करना है, पूरे क्लास को खाली कर देना है और सेंटर में एक बच्चे को क्या करना है, बिठा देना है, और उसके आंख में आपको क्या करना है, काला कपड़े कोई भी कपड़े से उसको ढक देना है। लेकिन जब आप उसके आंख को बंद करोगे तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि उसका कान और उसका नाक जो है बंद नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको उसकी आंखों में जो पट्टी लगानी है। आस्क द स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड टू द साउंड ऑफ क्लैपिंग बाय पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन।
आप क्या करोगे, अपने क्लास के एक बच्चे को सेंटर पे खड़ा करोगे, सिर्फ उसके आंख को आप बंद करोगे किसी कपड़े के सहायता से, लेकिन ध्यान रखना कि उसका नाक और उसका कान जो है बंद नहीं होना चाहिए। और उसको आप ये समझाओगे कि जब हम लोग क्लैप करेंगे तो किस डायरेक्शन से हमने क्लैपिंग की है, ये उसको बताना है। मतलब आपको क्या करना है, देखो ये मान लो एक क्लासरूम है, यहाँ पर आपने सेंटर में एक बच्चे को खड़ा कर दिया जिसका आंख बंद है, और एक स्टूडेंट आपने लेफ्ट में खड़ा किया, एक स्टूडेंट आपने राइट में खड़ा किया, एक स्टूडेंट आपने फ्रंट में खड़ा किया, और एक स्टूडेंट जो है आपने बैक में जो है खड़ा किया। तो उसके चारों तरफ आपने क्या किया, इस तरीके से जो है 4 बच्चों को जो है खड़ा कर दिया। अब उसके बाद ये सब चारों जो है उस बच्चे से क्या है, प्रॉपर डिस्टेंस पर, जैसे 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो उसके सेंटर से सब क्या है, चारों डायरेक्शन में जो 2-2 मीटर डिस्टेंस पर जो है खड़े हुए हैं। अब आपके टीचर को क्या करना है, बोलना है कि आपका टीचर जो है इन चारों बच्चों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और इशारा करेगा कि अब तुम क्लैप करो, अब तुम क्लैप करो, अब तुम क्लैप करो, अब तुम क्लैप करो करके। तो टीचर जो है क्या करेगा, ऑर्डर देगा वो चारों बच्चों को जो कि उसके चारों तरफ है, और वो जो सेंटर में जो बच्चा है वो क्या करेगा, आंसर देगा, या वो क्या करेगा, स्टूडेंट जो है पॉइंट करेगा। किधर पॉइंट करेगा, जिधर से ताली बजेगी, जिधर से ताली की आवाज आएगी, उधर वो बच्चा क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो एक्टिविटी है इसको आपको क्लास के क्या करने हैं, अदर ही स्टूडेंट्स के साथ जो है करने हैं। Could the blindfolded student always point correctly towards the direction of clapping? अब आप इस चीज को जब प्रैक्टिकल करोगे, या आपने घर में भी कर लेना अपने पेरेंट्स के साथ इस चीज को, और आप ये बताना, या ये आपने नोटिस किया उसमें क्या आपको ऐसा लगा कि हर बार वो जो जिसके आंख में पट्टी बंधा हुआ था, उस बच्चे ने हर बार सही सही डायरेक्शन पर अपने फिंगर्स को बताया कि हाँ अभी इधर से साउंड आ रही, अभी इधर से साउंड आ रही, अभी फ्रंट से आ रही, अभी बैक से आ रही है, क्या ऐसा हर बार उसने सही बताया? तो आंसर उसने हर बार सही नहीं बताया होगा। क्यों नहीं बताया होगा, आगे देखते जाओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो व्हाट हैपेंड व्हेन द साउंड ऑफ क्लैपिंग वाज आइदर फ्रॉम फ्रंट और फ्रॉम बैक ऑफ द स्टूडेंट। अब देखो ये स्टूडेंट था, अगर मान लो आवाज फ्रंट साइड से आया या क्लैपिंग की आवाज बैक साइड से आई, तो उस स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कैसा था? क्या वो उसने सही से बता दिया कि हाँ अभी फ्रंट से आई है, अभी बैक से आई है? तीसरा क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑर्गन वाज द स्टूडेंट गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द साउंड स्टिमुलस, और वो कौन सा आपके बॉडी का ऑर्गन है जिसके थ्रू उस बच्चे को इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो आपको पता है आंख तो उसका बंद है, तो उसका ईयर जो है क्या कर रहा है, वो इस इंफॉर्मेशन को जो है रिसीव कर रहा है। विच ऑर्गन शोड द रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स कौन सा शो कर रहा है? आपके ईयर्स के थ्रू आपके ब्रेन तक आवाज गया, आपके ब्रेन ने आइडेंटिफाई किया, फिर आपके फिंगर्स ने क्या किया, एक्शन जो है किया, रिस्पॉन्स किया कि हाँ अभी इधर से साउंड आ रही है, अभी इधर से साउंड आ रही है। अब जब आप इस एक्टिविटी को किए होगे तो आपको पता चला होगा कि जिस बच्चे के आंख में पट्टी बंधी हुई थी, वो लेफ्ट से आने वाले साउंड को और राइट से आने वाले साउंड को बड़ी इजीली क्या कर लेता होगा, आइडेंटिफाई कर लेता होगा कि अभी साउंड लेफ्ट से आई, अभी साउंड राइट से आई। लेकिन उसका आंसर जो है गलत कहां पर हुआ होगा, जब साउंड फ्रंट से आया होगा और बैक से आया होगा। क्यों ऐसा हुआ होगा, तो देखो जब कोई साउंड लेफ्ट और राइट से आती है तो क्या होता है, देखो हमारे दोनों कानों के बीच में क्या है, कुछ गैप है। तो जब लेफ्ट से साउंड आती है तो लेफ्ट वाले ईयर को क्या होगा, पहले पहुंचेगा, और फिर बाद में कहां पहुंचेगा, राइट वाले ईयर पर। तो इससे हमारे ब्रेन को क्या होता है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है दो साउंड्स को आइडेंटिफाई करने का। अब अगर एक डायरेक्शन से दो साउंड आ रही है और थोड़ी थोड़ी देर में बाद आ रही है, मतलब कुछ टाइम के गैप के बाद, चाहे 0.1 सेकंड के बाद आया, चाहे 0.2 सेकंड के बाद आया, लेकिन ब्रेन को थोड़ा सा समझने में के लिए क्या मिल गया, टाइम मिल गया, क्योंकि हमारे दोनों कानों के बीच में गैप है। तो जब हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको टाइम मिलता है तो वो सोच लेता है और कैलकुलेट कर लेता है कि हाँ अभी लेफ्ट से आवाज आई। उसी तरीके से जब राइट में कोई बच्चा खड़ा होकर क्लैपिंग करेगा तो ये क्या होगा, राइट वाले ईयर पर पहले पहुंचेगा और लेफ्ट वाले ईयर पर थोड़ी देर बाद पहुंचेगा। इससे ब्रेन को वापस से क्या होगा, थोड़ा सा जो है टाइम मिल जाएगा रिस्पॉन्ड करने के लिए कि हाँ लेफ्ट वाले से आवाज बाद में आई है, राइट वाले पर पहले आई है, तो उसको टाइम मिल जाता है। तो लेफ्ट और राइट वाले के क्लैपिंग को बहुत अच्छे से पहचान लेगा। लेकिन जब फ्रंट और बैक की बारी आएगी तो फ्रंट और बैक में हो सकता है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। क्यों, क्योंकि जब देखो आपका मान लो एक ईयर यहाँ पर है और दूसरा, इसको मिटा कर आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो मान लो मैं यहाँ पर दो ईयर बना रहा हूँ अज्यूम करने के लिए, ये है लेफ्ट ईयर और ये है राइट ईयर। मान लो फ्रंट से साउंड आया, तो अभी देखो फ्रंट से जब साउंड आ रहा है तो दोनों कानों तो सेम डिस्टेंस पर है, यहां से और यहां से डिस्टेंस तो सेम है, मतलब दोनों कानों पर क्या होगा, वो जो आवाज है वो सेम टाइम पे पहुंचेगा।
तो जब सेम टाइम पर आवाज पहुंचेगा तो ब्रेन को टाइम नहीं मिलेगा। क्यों टाइम नहीं मिलेगा? क्योंकि दोनों आवाजें एक ही साथ पहुंची, तो उसको यह पता नहीं चलेगा कि आवाज फ्रंट से आई है कि बैक से आई है। सिमिलरली अगर बैक वाले ने क्लैपिंग की होगी तो ब्लैक से भी क्या हुआ होगा, साउंड दोनों कानों तक जो है एक साथ पहुंचा होगा, क्योंकि दोनों काने जो हैं उस क्लैपिंग से सेम डिस्टेंस पर हैं। तो फ्रंट और बैक वाले में साउंड जो होता है वो क्या होता है, कानों तक जो है बिना डिफरेंस के, बिना टाइम डिफरेंस के जो है डायरेक्टली क्या होता है, पहुंचता है। तो इससे क्या होता है, वो साउंड को आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी होती है ब्रेन को, और वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब आप अपने आंख को खोल के करते हो इस चीज को, तो जब आप आंख को खोल कर देखोगे तो आपका आंख क्या करेगा, उसको सेंस कर लेगा कि क्लैपिंग इधर से हुई है करके। लेकिन जब आप आंख को बंद करके करोगे तो आप फ्रंट और बैक वाले को जो है एकदम से नहीं बता पाओगे कि अभी साउंड इधर से आई है, इधर से अभी साउंड बैक से आई है। आप थोड़ा सा क्या हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। अब थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं, देखो। डू यू नो डॉक्टर सुभा तुले is a leading scientist of our country who has made pioneering discoveries of the development of the brain and identify genetic material that could have role in the development of areas in the brain related to control of involuntary action and learning। देखो, डॉक्टर सुभा तुले जो है हमारे इंडिया के क्या है, एक लीडिंग साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या किया है, पियोनियरिंग जो है डिस्कवरीज की है। डिस्कवरीज का मतलब हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चीजों को आइडेंटिफाई करता है, किस तरीके से वो अपना रोल जो है अलग अलग एरियाज पर अलग अलग परफॉर्म करता है, इसको समझने के लिए उसने एक जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से जो है उसको बनाया और समझाया हमको कि किस तरीके से एक्शन होता है, किस तरीके से लर्निंग होता है। सी हैज स्टैंड इंटरनेशनल एक्लेम, और उसको इंटरनेशनल लेवल पर क्या मिला, रिकॉग्निशन जो है उसको मिला। सी वॉज कन्फर्ड द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन 2010 फॉर हज अचीवमेंट, और उसको उसके अचीवमेंट के लिए जो है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है 2010 में जो है मिला हुआ था। सी इज प्रेजेंटली वर्किंग एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, वो अभी भी मुंबई में क्या कर रही है, काम जो है कर रही है। अब इसके बाद देखो, ये जो नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देख रहे होगे और पूरे देख रहे होगे। अब देखो, एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आप किसी भी वीडियोस को हाफ मत देखना, आप पूरे वीडियोस को एक बार टाइम निकालना और कंप्लीट देखना, ताकि आपको एक ही बार में पूरा का पूरा नॉलेज जो है मिल जाए और अभी से आप बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाओ। क्योंकि अगर अभी से अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए करोगे तो बोर्ड एग्जाम के समय आप पर लोड क्या रहेगा, कम रहेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखो आएगा ना बोर्ड एग्जाम, मार्च में होगा ना, तो जनवरी से पढ़ाई चालू करेंगे, फरवरी से पढ़ाई चालू करेंगे, ऐसे करते करते जब एग्जाम 5 दिन बचा होता है तब पढ़ाई वो चालू करते हैं, और जब 5 दिन बचा होता है तो एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। इजी चीजें भी हमको कैसी लगने लगती है, डिफिकल्ट। ये चीजों को मैंने खुद ऑब्जर्व किया और मैंने हर एग्जाम में क्या किया है, एक जो टेक्निक जो है मैंने यूज की है, और वो टेक्निक कौन सी है कि एग्जाम से 2 दिन पहले तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस क्या कर लो, कंप्लीट कर लो, ताकि आपका ब्रेन को क्या मिले, रेस्ट करने का टाइम मिल जाए। अगर आप बोलोगे कि एग्जाम टाइम ही पढ़ के लूंगा या पढ़ लूंगी करके, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, ऐसा मत करना। ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है कि एग्जाम से पहले अपने आप को तैयार कर लो। एग्जाम टाइम अगर कर लूंगा बोलोगे तो फिर आप अच्छे से चले जाओगे। तो आप वीडियोस को ध्यान से देखो, आप बताते जाओ कौन कौन से वीडियोस आपको अच्छे लगे, आप बताते जाइए, मेरे को अच्छा लगेगा। कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए वो बताते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।